हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर विच इज चैप्टर 3। एंड ये हमारा थर्ड नंबर मतलब थर्ड पार्ट होने वाला है। दो पहले ऑलरेडी वीडियो है मेरे चैनल में, तो आप देख लेना। तो आपको पहले वाला जो मैंने पढ़ाया कि मेटल क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो ये सारे मतलब अच्छे से समझा के मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनके उन्हें हाईलाइट कर दिया है। एंड आप उसे थोड़ा ओवरव्यू कर लेना, अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैं एनसीईआरटी से समझा देती हूँ, तो आपका जो बेसिक बुक है पहले क्लियर हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पढ़ा देती हूँ। ठीक है। तो अब बारी है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो कैसे रिएक्ट करते हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इन द above activities you saw the reaction of metal with a number of reagents। ठीक है, हमने बहुत सारे reagent के साथ बहुत सारी reaction देख ली। Why do metals react in this manner? Let us recall what we learned about the electronic configuration in class 9। हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, वो पीरियडिक टेबल, वो सारे चीज हमने नाइन्थ में पढ़ा था। आपको याद होगा। We learned the noble gases which are completely filled valence shell। आपने पढ़ा होगा जो नोबेल गैसेस होते हैं लाइक नियॉन। ठीक है। उनका जो आउटर उनका जो आउटर कवरिंग होता है, मतलब आउटर जो, हाँ, जो वैलेंसीज होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, मतलब वो अपने घर में खुश है यार, सारे मेंबर्स हैं, उन्हें क्या चाहिए, किससे झगड़ा क्यों करना, किससे क्या लेना, किसी को क्या देना, क्यों करना है ये सब। तो वो कभी रिएक्ट नहीं करते। therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell। तो अगर हम उनका रिएक्टिविटी ऐसे बताते हैं कि उनका वैलेंसी सेल कितना मतलब है, या फिर वैलेंसी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसे देख के हम उसका रिएक्टिविटी प्रेडिक्ट करते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबेल गैसेस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। तो देखते हैं कुछ नोबेल गैसेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं। वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3 दैट अ सोडियम एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। यहाँ पे दिया हुआ है जो सोडियम एटम है उसका आउटरमोस्ट, मतलब आपको तो पता होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। देखो यहाँ पे जो है सोडियम, ठीक है, ये आपका हो गया के सेल, ये आपका हो गया एल, एंड ये आपका हो गया एम। जो आपके के सेल है वहां पे कितना इलेक्ट्रॉन है, दो, वन एंड टू। जो आपका एल है वहां पे कितना मिलेगा आपको, आठ, एक दो तीन चार पांच छ एंड सेवन एट। ठीक है। आपका कितने बच गया, सिर्फ एक। तो आउटर सेल में आपको कितना मिलेगा, एक। ठीक है। outermost shell, if it loses the electron from its m cell। ठीक है। के एल एम, ये वाला एम सेल है ना, ये वाला जो लास्ट वाला, ये वाला, ये वाला एम सेल है। अगर ये अपना एम सेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट्स एल सेल नाउ बिकम द आउटरमोस्ट सेल एंड दैट हैज स्टेबल ऑक्टेट। अगर देखो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अगर ये लूज कर देगा, लूज करके ये किसी और को दे दिया, तो ये क्या होगा, गायब हो जाएगा ना। तो आउटरमोस्ट कौन सा हो गया, एल वाला। ठीक है। हाँ। तो एल सेल नाउ बिकम्स द आउटरमोस्ट सेल एंड दैट हैज स्टेबल ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। द न्यूक्लियस ऑफ द एटम हैज स्टिल 11 प्रोटॉन, but the number of electron has become 10, so there is a net positive charge giving us a sodium cation Na plus on the other hand। ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी एटम्स हमारे पास होते हैं, सोडियम एटम, ठीक है, जो इसका न्यूक्लियस होगा वहां पे क्या होगा, 10 प्रोटॉन होगा। एक मतलब एक एटम के पास जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। ठीक है। देखो सोडियम के पास
इलेक्ट्रॉन कितना था? 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है वो यहाँ पे बैठता है, इसका घर है ये न्यूक्लियस जो। ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस आपका, ये न्यूक्लियस के अंदर बैठता है सोडियम का। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर सेल में बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक जो था आपका इलेक्ट्रॉन वो तो चला गया, बट प्रोटॉन तो है ना। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज शो करते हैं, बट प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। देखो, आपके पास ना, आप किसी से लोन लिए थे 11 रुपए, एंड आपने किसी को लोन दिए थे जो आपको रिटर्न करेगा कितना? 11 रुपए। ठीक है, आप किसी को लोन दिए थे 11 रुपए एंड आपको किसी से लेना है 11 रुपए, बट आपने 1 रुपया उनको दे दिया। ठीक है, तो आपके पास मतलब आपको ज्यादा मिलेगा ना। माइनस कम है, प्लस ज्यादा है, तो आपके सर पे कितना आएगा? मतलब प्लस ही हो गया। माइनस कम हो गया, प्लस ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? सोडियम प्लस। अगर दो चला गया होता तो सोडियम डबल प्लस हो जाता। ठीक है, अच्छे से समझे ना आप? तो ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। क्या होगा? क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में कितना होगा? 7। यहाँ पे 2 एंड इस सेल में 8 एंड उसके बाहर में 7। ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। उससे मतलब और एक अगर हो जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वे टू रिएक्ट, द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे मतलब बना दिया, अगर वहां पे बनाते तो ज्यादा अच्छा होता। तो सोडियम के पास कितना था? 11। आउटर मोस्ट सेल में कितना था? 1। एंड जो क्लोरीन है उसके पास कितना है? 17 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके पास कितने हैं? 17। अंदर 2, यहाँ पे 8 एंड आउटर में 7। ठीक है, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे एक मतलब अगर सोडियम से ये एक एक्स्ट्रा है ना, अगर ये एक दे देगा, इसका आउटर सेल ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्या करेगा, अगर इससे एक मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसका आउटर लेयर जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट समझते हो ना? 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है, तो उसे हम स्टेबल मानते हैं। जैसा हमारी फैमिली, देखो मम्मी पापा भैया मतलब भाभी जो भी है, हमारी फैमिली हमेशा हम चाहते हैं कि हमारा फैमिली कंप्लीट होके रहे। ठीक है, हंसी खुशी घर में सारे ही मेंबर कंप्लीट होके अगर रहें तो हमें अच्छा लगता है, हम स्टेबल रहते हैं। वैसे ही एक एटम जो है उन्हें भी कंप्लीट होने से अच्छा लगता है, वो स्टेबल फील करते हैं। तो ये क्या करेगा? ये चाहेगा कि मुझे एक और मिल जाए, ये चाहेगा कि मुझसे एक और कोई ले जाए। तो ये क्या होगा? इफ सोडियम एंड क्लोरीन वे टू रिएक्ट, अगर दोनों मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। ये क्या करेगा? ये इसे दे देगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे एक आ जाएगा एंड यहाँ से जो था ये खत्म हो गया, इसने दे दिया ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये खत्म हो गया। After gaining an electron, the chlorine atom gets a unit negative charge. मैंने बताया था, लोन ले लिए ना आप, ज्यादा हो जाएगा आपके सर पे नेगेटिव चार्ज, तो Cl माइनस हो जाएगा एंड सोडियम क्या होगा? प्लस हो जाएगा। बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन। 17 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन इसका नेचर है, बट इसने मतलब इसे था कि मुझे और चाहिए बोल के किसी और से 1 रुपए लोन ले लिया, तो वो नेगेटिव में ही जाएगा ना।
and there are 18 electrons in its KLM cell. This gives us chloride anion. So chloride anion. So both these elements can have a give and take relation. उनके बीच में क्या बन गया? गिव एंड टेक रिलेशन. ठीक है. देखो यहाँ पे सोडियम क्या हुआ, एक जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था वो मतलब रिलीज करके 2 and 8 मतलब आउटर ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया. एंड जो क्लोरीन था वो क्या हुआ, जो 7 था उससे कंप्लीट करके वो आउटर ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया. तो इसका भी आउटर कंप्लीट है, इसका भी आउटर ऑक्टेट कंप्लीट है. तो ये दोनों क्या हो गए, आउटर ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो गए. सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग ऑपोजिटली चार्ज are attract each other and are held by strong electrostatic force. ऑपोजिट जो होते हैं, हमने हमेशा से पढ़ा है, ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. सो सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव, तो बोथ अट्रैक्ट्स ईच अदर. एंड उनके बीच जो फोर्स हम देखेंगे वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज अ सोडियम क्लोराइड बन जाएंगे. एंड उन दोनों के बीच जो फोर्स होगा उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. क्यों बन रहे हैं, बिकॉज उन दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव है एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर. अट्रैक्ट करने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन गया एंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया. इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन. क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे बोला गया है सोडियम क्लोराइड कोई मॉलिक्यूल नहीं है. ठीक है. वो ऐसे हाथ पकड़ के खड़े नहीं हुए हैं, वो एग्रीगेट है, उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है बिकॉज उन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा है. क्यों, वो दोनों ऑपोजिट है. समझ में आया? ठीक है. क्यों बन रहे हैं, वो मॉलिक्यूल नहीं है, ये अच्छे से याद रखना. सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, ठीक है, बट एग्रीगेट्स एज अपोजिटली चार्ज्ड आयन. वो हाथ पकड़ के ऐसे खड़े नहीं है मॉलिक्यूल, हम भाई भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है. उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है बिकॉज वो अपोजिट चार्ज है, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच अट्रैक्शन होने की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, इसलिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है. लेटर लेटर सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड. चलते हैं देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे फॉर्मेशन होता है. ठीक है. मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का जो आउटर सेल होते हैं, मैग्नीशियम ये रहा, ठीक है. मैग्नीशियम मतलब 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे आउटर शेल में 2. ठीक है. एंड जो क्लोरीन होता है हमने तो देख लिया था, क्लोरीन उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, 2, यहाँ पे 7. ठीक है, हो गया इसका. तो यहाँ पे ज्यादा क्या है, 2, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना यहाँ पे. अगर 2 चला गया कहाँ, मतलब उसने आप खुद से अलग कर दिया तो आउटर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ पे 7 है, अगर इसे 1 मिल गया तो आउटर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम अपने आउटर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया कि ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें तो हमारा फैमिली कंप्लीट होना चाहिए. एंड जो क्लोरीन था वो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया. किससे एक्सेप्ट किया, मैग्नीशियम. ठीक है. तो मैग्नीशियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन था इसमें से एक क्लोरीन एक ले लिया एंड और एक क्लोरीन होगा, देखो यहाँ पे अच्छे से दिया गया है, जो 2 इलेक्ट्रॉन था एक क्लोरीन ले गया और एक दूसरा क्लोरीन ले गया, तो क्या हो गया आपका MgCl2. 2 क्लोरीन यहाँ पे हैं जो ले रहे हैं. ठीक है. ये दोनों ये ले जाएंगे, एक यहाँ, सॉरी,
एक यहाँ पे आ जाएगा और एक और क्लोरीन ऐसे होगा जो वहां पे चला जाएगा, तो हो गया आपका MgCl2। द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलिक कंपाउंड। द कंपाउंड, ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, the compounds formed in this manner by the transfer of electrons from a metal to non-metal are known as ionic compounds or electrovalent compounds। ऐसे जो बन रहे हैं compounds, मतलब मेटल, ये मैग्नीशियम मेटल है ना, आपका ये मेटल है, ये नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच जो बन रहे हैं ट्रांसफर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड में, देखते हैं। क्या यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब जो एक्टिविटी है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेक सैंपल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और एनी सॉल्ट फ्रॉम द साइंस लैबोरेटरी। देखो यहाँ पे जो भी सोडियम क्लोराइड पोटेशियम है, इस सारे ही व्हाइट कलर का है, सॉल्ट है ना, व्हाइट कलर का। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सॉल्ट, मतलब जनरली हार्ड ब्रिटल होंगे ना, सॉल्ट दिया हुआ है हार्ड एंड ब्रिटल, तो इनका फिजिकल स्टेट क्या है, हार्ड एंड ब्रिटल। टेक a small amount of sample on a metal spatula and heat directly on the flame। आपको क्या करना है, उनके सैंपल को लेना है ऐसे, बिल्कुल ऐसे लेके इसको क्या करना है, गरम करना है। What did you observe? Did the samples impact any color to the flame? Do any compounds melt? Melt कोई नहीं करेगा, बट उसका कलर चेंज हो जाएगा जरूर, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपका सोडियम क्लोराइड पहले लिए थे ना, आप सोडियम क्लोराइड का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट से आपका बन जाएगा ऑरेंज येलो, ठीक है, ऑरेंज येलो। एंड जो होगा आपका पोटेशियम आयोडाइड, वो वायलेट हो जाएगा व्हाइट से, वायलेट। एंड जो होगा आपका बेरियम क्लोराइड, वो क्या हो जाएगा, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मेल्ट कोई नहीं होगा, बट इन सबका कलर चेंज हो जाएगा। ट्राई टू डिजॉल्व द सैंपल्स इन वाटर, पेट्रोल एंड केरोसिन। आर दे सोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे, बट जब बारी आएगा कि पेट्रोल एंड केरोसिन की, तो केरोसिन एंड पेट्रोल में वो सोल्यूबल नहीं होंगे। मेक अ सर्किट, ऐसे सर्किट बनाना है आपको, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड इनटू सॉल्यूशन वन सॉल्ट, सॉल्ट लेके उसका सोल्यूशन बना के यहाँ पे डालना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, टेस्ट द अदर सैंपल्स, मतलब यहाँ पे देखो ये आयनिक कंपाउंड है जनरली, तो यहाँ पे क्या होगा, आयंस, मैंने आपको पहले ही बोला था इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगा जब भी आपको आयंस मिलेंगे, यहाँ पे आयन में डिवाइड हो जाएंगे वो सोल्यूशन में जाके, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो सॉल्ट सोल्यूशन होगा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये जो बॉल होगा वो ग्लो करेगा। What is your inference about the nature of this compounds? ये आयनिक कंपाउंड है ना जनरली, तो इनका नेचर क्या हो सकता है, फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड होते हैं, ठीक है, ब्रिटल होते हैं, ब्रेक इनटू प्रेसेस, जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो प्रेशर में मतलब टूट जाएंगे, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। सोल्यूबिलिटी, जनरली वाटर में सोल्यूबल होते हैं आयनिक कंपाउंड, बट केरोसिन में नहीं होंगे, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड। केरोसिन, पेट्रोल, इस सब में वो सोल्यूबल नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं बिकॉज वो आयन में टूट जाएंगे, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का टेबल दिया हुआ है, देखो ये आप जस्ट याद रख लेना कि इसका ऑर्डर क्या होता है, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि कौन ज्यादा, उसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट था एंड किसका कम बॉइलिंग पॉइंट था ऐसे। तो पहला मेल्टिंग पॉइंट क्या इसका होगा, लिथियम क्लोराइड, सॉरी लिथियम क्लोराइड सबसे कम होगा, देन आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देन आपका आ गया कैल्शियम क्लोराइड, देन आपका आ गया
सोडियम क्लोराइड, देन आपका आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या था? मेल्टिंग पॉइंट का जो है आपका ऑर्डर। देन आ गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में आपका किसका ज्यादा है? सबसे कम किसका है? लिथियम क्लोराइड। ठीक है। देन आपका आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड। देन आपका आ गया सोडियम क्लोराइड। देन आ गया कैल्शियम क्लोराइड। देन क्या आ गया आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका हो गया ऑर्डर। ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये जो ऑर्डर है इससे याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कभी क्या पूछ लेगा पता ही नहीं चलेगा। यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। हाँ, हमने ऑब्जर्व तो कर लिया, तो अब पढ़ते हैं डिटेल में कि क्या होते हैं, मतलब नेचर क्या होते हैं। फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, आर समहाउ हार्ड। मैंने आपको बता दिया ना, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, ब्रिटल इन नेचर होते हैं। बिकॉज सो हार्ड क्यों होते हैं? ठीक है, बिकॉज उनके बीच, जैसे मैंने आपको बताया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसीलिए वो हार्ड होते हैं। मतलब उनको तोड़ना जो, वो बहुत ही मतलब कठिन काम है। अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मैंने बताया था। दिस कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ब्रिटल, देखो, जो नमक आते हैं ना, मतलब ऐसे जो बड़ा बड़ा स्टोन के टाइप नमक मार्केट में बेचा जाता है, आपने कभी देखा होगा, रेडी में लेके बेचते हैं। तो अगर उन्हें हम उन्हें प्रेशर देंगे तो वो टूट जाएगा सडनली। वो कुछ मतलब पाउडर जैसा टूट जाएगा, तो उसे हम ब्रिटल कहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड्स। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं, सॉलिड्स समवट हार्ड, बिकॉज क्या होता है उनके बीच में? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली हार्ड होते हैं, सॉरी जनरली हाई होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल, मतलब उन्हें तोड़ने के लिए उतना एनर्जी तो चाहिए ना। तो इसी वजह, मतलब इसे देख के हमें ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं देंगे हीट मेल्ट करने के लिए, तो कैसे होगा? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो मतलब क्रॉस करके आगे जाने के बाद ही हम उसे तोड़ पाएंगे ना। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग देना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग वाला होता है, उसे तोड़ने के लिए हमें वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ता है। solubility are generally soluble in water। ठीक है, insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc। यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड soluble होते हैं, बट वाटर में आयोनिक कंपाउंड होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू a solution involves the movement of charged particles, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम टूट गया Na प्लस में, क्लोरीन टूट गया Cl माइनस में, तो वो क्या हो गया? चार्ज पार्टिकल हो गए। और सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस। आयन हो गया ना, which move to the opposite electrode when electricity is passed through the solution। ठीक है, यहाँ पे होता है ना इलेक्ट्रोड्स। सोडियम यहाँ पे आ गया, क्लोरीन वहां पे चला गया, सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा Cl प्लस, तो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। The electricity passed through the solution, ionic compound in the solid state don't conduct electricity। कभी वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो फ्री चार्ज, मतलब जो आयन होते हैं आयन में नहीं होंगे, तो इसीलिए बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल। पानी चाहिए उन्हें एक मीडियम चाहिए, उन्हें मतलब मूवमेंट होने के लिए, जान मतलब आने जाने के लिए उन्हें एक मीडियम चाहिए। तो पानी में जब डालोगे, हाँ, सोल्यूशन में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो जो चार्ज आयन होंगे वो फ्री, मतलब आ, खुल के वो का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट, जो लिक्विड होते हैं। दिस इज पॉसिबल इन द मॉल्टेन स्टेट
since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion overcome due to it, thus the ion move freely and conduct electricity. Basically आपको ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट होगा तभी आपका क्या होगा कि आयंस होने चाहिए, वो इकट्ठा होंगे उनके ऊपर मतलब वो आयन में जब तक नहीं आएंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो डॉट स्ट्रक्चर है इसे बनाने के लिए बोला गया है। तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था कि डॉट स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। जो सोडियम ऐसे भी बना सकते हैं या फिर अ, ऐसे सिंपली बना के उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक दो, यहाँ पे एक, ठीक है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम और ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन के लिए एंड मैग्नीशियम के लिए। यहाँ पे बता दिया ना मैंने मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, हो गया। सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया है यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन दिखाने के लिए। तो सोडियम, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक। ठीक है, एंड ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितना चाहिए, और दो है, और दो चाहिए। एंड ये क्या करेगा, एक सोडियम से लेगा, एक सोडियम से लेगा, तो सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये क्या बन गया, Na2। ठीक है, वैसे ही मैग्नीशियम के पास ज्यादा होगा ना, मैग्नीशियम दो एक्स्ट्रा होगा, ऑक्सीजन जो आएगा उसके पास दो की कमी होगी, यहाँ पे दो चाहिए था, तो ये दोनों यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे। हमारा क्या हो गया, MgO। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, सोडियम में क्या हो मिलेगा आपको, Na प्लस मिलेगा प्लस O2 माइनस मिलेगा, सॉरी O2 माइनस। यहाँ पे क्या मिलेगा, Mg2 प्लस प्लस O2 माइनस। ठीक है, what why do ionic compounds have high melting points, because they have very strong force of attraction between them। उससे ओवरकम करने के लिए, उसे मेल्ट करने के लिए, हाँ, मतलब अगर मेल्ट होगा ना, जब हम ओवरकम कर सकते हैं वो एनर्जी को, देन हम मेल्ट कर पाएंगे, तो ज्यादा हीट चाहिए, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका जो मेटल का जो रिएक्टिविटी होता है, मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो अब बारी है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल की। मेटल कैसे रिएक्ट, हम मेटल के बेसिक कैरेक्टर्स को पता लगा लिए, बट उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, वो कहाँ पे रहता है, वो कैसे आता है हमारे पास, ये सब जानना भी बहुत जरूरी है। ये बेसिकली आपका एक थ्योरी पार्ट है, जिससे आपको मतलब अब तक समझने का कुछ काम था, कुछ एक्सेप्शंस थे जो आपको याद रखना था, बट अब सिंपली समझना बहुत ही कम हो जाएगा एंड याद रखना बहुत ही मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से मतलब समझना, एंड जो जो पॉइंट आपको लगेगा कि याद रखना पड़ रहा है, मैं आपको तो बता बता मतलब बता देती हूँ पढ़ाने के वक्त, तो आप उससे क्या करना, नोट बना लेना, आपको इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, occurrence of metal, the earth's crust is the major source of metal। ठीक है, हमारा जो अर्थ है, हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा अर्थ क्रस्ट, उसके नीचे बहुत सारे मेटल्स मिनरल्स होते हैं। सी वाटर्स
ऑल्सो कंटेन सम soluble salt such as सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपको पता होगा, हमें मतलब नमक की टेस्ट आती है ना, जो हम सी वाटर अगर मतलब चला जाता है, टेस्ट कर लेते हैं सडन, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच occur naturally in the earth crust are known as mineral। ये हो गया आपका डेफिनेशन मिनरल का। The element or compound which are naturally occur in earth crust are known as minerals. At some places, mineral contain a very high percentage of particular metal, and metal can be profitable। मतलब कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे मेटल मतलब बहुत हाई अमाउंट में होते हैं, ठीक है। एंड वहां से अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें वो एक्सट्रैक्शन में जितना पैसा नहीं लगेगा, वो मिनरल बेच के हमारा पैसा वसूल हो जाएगा, तो फायदा में हुआ ना। तो वो एक्सट्रैक्शन शुड बी प्रॉफिटेबल। अगर वो प्रॉफिटेबल हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। ये आपका मतलब ये का डेफिनेशन है। तो प्रॉफिटेबल वर्ड वो की पॉइंट होता है ना, वही वाला है। तो क्या होता है, अगर मिनरल हम एक जगह से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो, एंड एक्सट्रैक्शन जो होता है वो प्रॉफिटेबल रहा हमारे लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, और कहेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। Having this knowledge, you can easily understand how a metal is extracted from its ore। ठीक है। Some metals are found in earth crust in the free state। जैसे सोना, वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा। हमने पढ़ा था पहले, वो ऑक्सीजन के साथ इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, तो वो फ्री स्टेट में हमें मिलेगा। प्लैटिनम, सोना, ये सारे फ्री स्टेट में हमें मिलेंगे। कुछ मेटल्स, सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। कुछ रिएक्ट कर जाएंगे, कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ सल्फर के साथ रिएक्ट करके मिलेंगे। मतलब कुछ कंपाउंड होंगे जो रिएक्ट करके बन गए होंगे, एंड हमें उस कंपाउंड के रूप में मिलेंगे। The metals at the bottom of the activity series are least reactive। जो पूरा नीचे होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिविटी होते हैं। दे आर फाउंड इन अ फ्री स्टेट। वो हमें फ्री स्टेट में मिलेंगे। मैं तो बताई थी ना, जो सोना होता है, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, ये सारे हमें फ्री स्टेट में मिलेंगे। Copper and silver are also found in the combined state and as they sulfide or oxide ore। तो क्या होता है यहाँ पे, जो कॉपर एंड सिल्वर होते हैं वो कभी कभी हमें सल्फाइड और फिर ऑक्साइड ओर के रूप में मिलते हैं, ठीक है। वो कभी कभी दोस्त भी बना लेते हैं, कभी कभी फ्री में भी रहते हैं, अकेले रहते हैं, कभी कभी दोस्त भी बना लिए, जैसे सल्फाइड, जैसे ऑक्साइड, ठीक है। ये जस्ट फॉर फन एंड आपको याद रखवाने के लिए। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये तो बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत मतलब क्रोध करते रहते हैं ये वाले जो मतलब सीरीज, सॉरी, रिएक्टिविटी सीरीज के पहले पहले मेंबर्स, मुखिया जो होते हैं, वो बहुत ही रिएक्टिव किस्म के लोग होते हैं। द मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आर सो रिएक्टिव देर आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। वो तो पहले ही मतलब क्रोधित होंगे, तो उनके पास कोई ना कोई होगा जो उन्हें संभाल के रखता होगा, ठीक है। वो पहले से ही रिएक्ट करके बैठे होंगे। तो जैसे हमारे घर में दादा दादी मतलब संभालती हैं दादाजी को, तो वैसे ही वो जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप मेंबर्स होते हैं वो बहुत बहुत क्रोधित होते हैं, तो उनके पास हमेशा दादी बैठी रहती है कि कहीं ये ना बोल दे, कहीं ये किससे लड़ना ले। ऐसे ही होता है, ठीक है। आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। कभी वो अकेला नहीं मिलेंगे। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है। ये जो होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब पापा, पापा जैसे मॉडरेटली रिएक्टिव, वो कभी कभी खुशी में भी बात करते हैं, अगर कभी टेंशन हुआ तो गाली भी दे देंगे। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। इस रूप में आपको मिल जाएंगे अर्थ क्रस्ट में। यू विल फाइंड दैट द ओर ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड। बहुत सारे मेटल्स आप ऐसे देखोगे जो होंगे ऑक्साइड। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड वेरी अबंडेंट ऑन अर्थ। ऑक्साइड रूप में आपको ज्यादा मिलेगा बिकॉज जो ऑक्सीजन होता है बहुत ही रिएक्टिव होता है एंड अबंडेंट ऑन अर्थ, तो बहुत ज्यादा है, तो कोई भी अपने साथ बैठा देता है, बैठो मैं हमारे पास, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into the following three categories। तो रिएक्टिविटी देख के
हमें 3 कैटेगरी में उसे डिवाइड कर दिया, with low reactivity, with medium reactivity and with high reactivity. Different techniques are to be used for obtaining the metals falling in this category. ठीक है, तो जो होता है मिनरल वो अर्थ की नीचे होते हैं, एंड उससे हम अगर प्रॉफिटेबली उससे हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे ओर। ठीक है, उसके सहित जो मतलब डस्ट पार्टिकल होंगे उसे हम गैंग बोलेंगे, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम उस ओर को निकाल के साफ सफाई करके अच्छे मेटल बना के उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, ये है आपका मेटल का जन्म, कैसे जन्म होता है। तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि कैसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, एंड उसे उसका सही यूज कैसे करते हैं, उसका बचाव कैसे करते हैं। तो ये आपको मैं आगे लेक्चर में बताऊंगी। तो अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, एंड लेक्चर को आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।